नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सबसे पहले पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। टीवी 24 परिवार की तरफ से आज स्वतंत्रता दिवस है और इस मौके पर हमने बलिदानों की कई गाथाएं आपको सुनाई हैं, दिखाई हैं कि किस तरह से आज़ादी हमें एक लंबे संघर्ष के बाद मिली। आज़ादी की हम बात करें तो न सिर्फ हमारे फ्रीडम फाइटर्स बल्कि हमारी जो सेना के जवान हैं, जो ब्रिगेडियर्स हैं, उनकी भी अहम भूमिका इसमें होती है। वो जवान जो कि देश की सरहद पर अपने प्राणों को देश की रक्षा के लिए न्यौछावर कर देते हैं। और आज एक ऐसी ही शख्सियत से हम आपको मुखातिब कराने जा रहे हैं जिन्होंने लंबे वक्त तक सेना में रहते हुए देश सेवा की और जब रिटायरमेंट हुआ इसके बाद भी जो इनका देशभक्ति का जज्बा है वो बुझा नहीं है और लगातार संकल्पित हैं समाज को एक नई दिशा देने के लिए, युवाओं के लिए चिंता करने के लिए और एक बदलाव लाने के लिए जो कि सकारात्मक हो सकता है। तो हमारे साथ इस समय इस चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान ब्रिगेडियर प्रदीप यदु जी, सेवानिवृत्त, रायपुर, छत्तीसगढ़। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। बहुत बहुत धन्यवाद अमित कि आपने इस इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया, और दूसरा आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। स्वतंत्रता हमें मिली है, हमारे पूर्वजों की विरासत है, इसीलिए आज हमारी जिम्मेदारी है कि स्वतंत्रता को हम आगे ले जा सकें। बहुत बहुत मुबारक एक बार फिर से। बिल्कुल सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई। और सर, आज 78वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं और निश्चित तौर पर सर आपने तो इतनी करीब से इन सारी चीज़ों को देखा है कि किस तरह से आज़ादी हमें मिली। इतने सालों तक आप सेना में रहे सर। हम जानना चाहेंगे कि जो स्वतंत्रता है वो देशवासियों के लिए आज कितनी मायने रखती है, कितनी अहम ये हो जाती है? देखिए, स्वतंत्रता का जो संघर्ष है बहुत लंबा संघर्ष चला है और इसमें उस समय की जो परिस्थितियां थीं वो इतनी विकट थीं, वो इतनी ख़राब थीं। उस समय हमारे पूर्वजों ने एक जो मुहिम चलाई थी उसमें हज़ारों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, चाहे वो नरम दल के हों चाहे गरम दल के हों। दोनों दलों की मतलब इस स्वतंत्रता में बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद आज 77 साल हो गए, 78वां साल हम शुरू कर रहे हैं। तो आज जो 77 साल का जो युवा, आज एक पुरुष है या महिला है, उसने स्वतंत्रता के पहले की स्थितियों को देखा ही नहीं है। वो उन स्थितियों की आज की स्थितियों से कंपेयर करते हैं जो बिल्कुल गलत है। जी सर। अगर कल मैं झोपड़ी में रह रहा था और आज मैं महल में रह रहा हूं, तो क्या मैं उस झोपड़ी की तुलना महल से कर सकता हूं? नहीं कर सकता। उस समय भारत एक गुलाम था। पूरे भारत की संपत्ति यहाँ से ब्रिटिशर्स ने मतलब डाका डाल के ले गए जी। उसके बावजूद भी नरम दल और गरम दल, खासकर नरम दल, 1942 से शुरू हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट, और उसके बाद इतने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। तो जो स्वतंत्रता आज मिली है हमको, हमारे पूर्वजों ने विरासत में दी है। जी सर। हमें उस स्वतंत्रता के बलिदान की कहानी आज के युवाओं को पता नहीं है। वो आज जो देखते हैं टीवी में, आप इतिहास बदल नहीं सकते। जो इतिहास की सच्चाई है वो सच्चाई ही रहेगी, लेकिन दुख इस बात का होता है कि हम उस सच्चाई के ऊपर एक पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं जो गलत है। अगर आज के युवा को पता है कि उस समय का संघर्ष क्या था, बलिदान क्या हुआ था, तब वो भी इस स्वतंत्रता को और आगे ले जाएगा। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ। हम लोगों की ज़िंदगी तो हो गई, 10-15 साल और हम इस दुनिया में हैं, लेकिन जो युवा है, आज भारत पूरे विश्व का सबसे युवा देश है। एवरेज देश की जो आयु है वो 28 से 29 साल की है। तो इसीलिए युवाओं की जिम्मेदारी है कि उस इतिहास को समझें और उस इतिहास को जो बदलते हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। सर, युवाओं की आपने बात की, एक सवाल मेरा ये भी है कि युवाओं के लिए सरकार एक अग्निवीर योजना लेकर के आई है, इसे इंट्रोड्यूस किया गया हाल फिलहाल में। क्या आप मानते हैं कि इस योजना से हमारे जो देश के युवा हैं, जो सेना में जाने का सपना देखते हैं, क्या वो देश का गौरव बढ़ा सकते हैं? बहुत उपयोगी ये योजना हो सकती है। जो अग्निपथ योजना करीब 1.5-2 साल जून 2022 में लाए थे, ये योजना देश के लिए बहुत घातक है।
क्या आप देश की सुरक्षा से कोई समझौता कर सकते हैं? आज जो सैनिक है उसको सैनिक की सिर्फ रिक्रूट की ट्रेनिंग के लिए करीब 10 से 12 महीने लगते हैं। जी सर। उसके बाद वो अपनी यूनिट में आता है और यूनिट में आने के बाद उसकी ट्रेनिंग जो रेजिमेंट की होती है वो होती है। एक रिक्रूट से उसको सैनिक बनने में करीब 2 से 2.5 साल का समय लगता है। उसके बाद वो एक सक्षम सैनिक बनकर देश सेवा में लगा होता है। दूसरा, जो एक सैनिक है चाहे वो 15 साल नौकरी करे चाहे 40 साल नौकरी करे, उसकी सेवानिवृत्ति के बाद उसको उसके परिवार को पेंशन मिलती है। अगर सर्विस के दौरान वो शहीद हो जाए तब उसके परिवार की देखभाल होती है, उसको पेंशन मिलती है, उसके बच्चों का एजुकेशन की देखभाल की जाती है, उसको मेडिकल देता है, उसको जो भी अलाउंसेस हैं सब कुछ मिलता है। मतलब उस सैनिक को ये पता है कि अगर मैं ना भी रहूं तो मेरे परिवार को भारतीय सेना और भारत की सरकार उसको उसका देखभाल करेगी। अगर आपको सैनिक बनने में 2 साल का समय लगता है और अग्निपथ योजना जो है 4 साल की है, उसमें 6 महीने की ट्रेनिंग, क्या आप 2 साल की ट्रेनिंग 6 महीने में दे सकते हैं? आप एक पत्रकार हैं, बहुत पढ़ाई की होगी आपने पत्रकारिता को सीखने के लिए। अगर मान लीजिए आपका पत्रकारिता का कोर्स 3 साल या 4 साल का है, मैं बोलूँ नहीं अमित आपको 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और आप सीधे टीवी में आ जाइए, क्या आप आ सकते हैं? क्या आप में वो अनुभव आएगा? प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलेगी। दूसरा, अगर किसी को पता है कि 4 साल के बाद सिर्फ 25% लोग सेना में रखे जाएंगे, 75% बाहर कर दिए जाएंगे, तब वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा कि क्या मैं सेना में रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगा। उसके बाद उसको कोई पेंशन नहीं है, उसको कोई शहीद का दर्जा नहीं है, और जो उसको अभी 21,000 रुपये सरकार दे रही है और जो कहते हैं कि 4 साल के बाद हम 11 लाख देंगे, 11 लाख में आधा पैसा उस सैनिक की तनख्वाह से काटा जा रहा है, ये मैं आपको बता दूं। जी। और 4 साल की ट्रेनिंग के बाद उसको पता है मैं चला जाऊंगा तो हे भगवान मेरे माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, मैं उसकी शादी करनी है, बहन की शादी करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, तो वो बोला मैं जिंदा ही वापस जाऊँ। तो वो जो रिस्क एक सैनिक लेता है वो उसके अंदर जज्बा है, वो उसके अंदर नहीं आ सकता। दूसरा, जब एक अग्निवीर किसी यूनिट में जाएगा, वहाँ पे मान लीजिए मैं अग्निवीर हूँ और आप एक ट्रेंड सैनिक हैं, तो आप मुझे बोलेंगे तू 4 साल की ट्रेनिंग का बंदा है, मेरे से बात नहीं करना। मतलब एक विभाजन यूनिट के अंदर हो रहा है, ईगो क्लैशेस होंगे और उसको पता होगा कि यार ये 4 साल में आ रहा है, हमने इतनी मेहनत करी है। इसके अलावा जो एक सोशल कॉज मैं आपको बता रहा हूँ, आजकल जो अग्निवीर हैं, जब वो लड़का 17 से 21 साल में जाता है, लोग उससे पूछते हैं, जब उसकी शादी का समय आता है तो लोग उससे पूछते हैं कि आपका जो लड़का है वो अग्निवीर है कि रेगुलर सैनिक है। अगर अग्निवीर है तो नहीं भैया, हम अपनी लड़की अग्निवीर को नहीं दे सकते। 4 साल के बाद वो युवा क्या करेगा? अभी सरकार कहती है हम उसको नौकरी देंगे, सब कुछ करेंगे। आज भी 10% और 20% जो रिजर्वेशन है वो पूर्व सैनिकों के लिए ग्रुप सी और ग्रुप डी में है, और उसमें सिर्फ 1.68 और 2.69% फौजी हैं। तो अभी तक सरकार ने क्यों नहीं भरे? कहना बहुत आसान है और करना बड़ा मुश्किल है। तो अग्निपथ देश की सुरक्षा के साथ घातक है। आज से इसका इफेक्ट आज नहीं होगा, आज से 10 साल के बाद ये सेना, भारतीय सेना, जिसको पूरे देश को इसके ऊपर गर्व है, वो सेना एक होमगार्ड बन के रह जाएगी। क्या गलवान में जो चाइनीज़ के साथ हुआ था, अग्निवीर टिक पाता वहाँ पे? देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। अगर अग्निवीर को लाना है, आप इसकी पूरी चीज़ों को आपको पूरा रीइंस्टीट्यूट करना पड़ेगा, जैसे एक रेगुलर सैनिक के साथ होता है। और दूसरा, रेगुलर सैनिक की जो भर्ती है पिछले इतने सालों से हो रही है, उसको चेंज करने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि आपको पेंशन देनी पड़ती है। अगर आप अपने पूर्व सैनिकों का ध्यान नहीं रख सकते, चाहे कोई भी देश हो, अगर आप पूर्व सैनिकों का ध्यान नहीं रख सकते तो उस देश को
किसी देश के साथ लड़ाई करने की कोई होना ही नहीं चाहिए। पूर्व सैनिकों ने आपके देश को बचाया है, आपके देश की अखंडता को बचा के रखा है, देश की एकता को बचा के रखा है। देश की सुरक्षा के साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है। सर ये तो इस योजना पर बात हो गई, लेकिन दो मुद्दे और हैं इस देश में जो कि अभी हैं और मुझे लगता है कि आज 15 अगस्त में इन्हें उठाना बहुत ज़रूरी है। पहला तो सर बेरोजगारी, जैसे कि आप जानते हैं, और दूसरा जो युवा सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं, लगातार आप देख रहे हैं कितने बड़े स्कैम्स पेपर में हो रहे हैं, एनटी पर कितने सवाल खड़े हो रहे हैं। सर इससे कब हमें आज़ादी मिलेगी और क्या रास्ता हो सकता है? जैसा मैंने कहा, आज भारत विश्व का युवा देश है। जी सर। एवरेज आयु 28 से 29 साल की है। आज देश में पिछले 45 साल में जितनी बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज है, चरम सीमा पर है, पीक पे। इतनी सरकारी नौकरियां, तकरीबन 30 लाख नौकरी, हो सकता है ये आंकड़ा गलत है, तकरीबन उतनी नौकरी आज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स में खाली हैं। आप इनको क्यों नहीं भर रहे? किस कारण से नहीं भर रहे? अगर आप उनको नौकरी नहीं दे सकते तो आपको ये हक नहीं है ये कहने का कि आज हमारा युवा आगे बढ़ रहा है। अगर आपका युवा आगे बढ़ रहा है, मतलब उसकी कमाई हो रही है, तो आप 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन क्यों बांट रहे हैं? कोविड से स्कीम चली, अभी तक उसे एक्सटेंड कर दिया गवर्नमेंट ने। हाँ, जो पेपर लीक का मामला है, मान लीजिए हम एक ही एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, मैं पूरी मेहनत करके, मैं गरीब परिवार से हूँ, अपने पिताजी से बोलता हूँ मुझे 2 लाख का खर्चा है, वो बेचारे अपना खेत गिरवी रखते हैं, माँ अपनी ज्वेलरी बेचती है, मुझे पढ़ाते हैं, मुझे पूरी ट्रेनिंग देते हैं, मैं पढ़ता हूँ, पेपर देता हूँ, अच्छा देता हूँ, लेकिन आपने पढ़ाई नहीं की या जो भी कारण हो, आपने पेपर लीक करा दिया। अब पेपर लीक कराने से दो हैं, या तो कुछ चंदेक लोगों को मौका मिले आगे आने का, दूसरा वो पूरा एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाए। वो कैंसिल हो जाएगा तो आपको नौकरी देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा, जो प्राइवेट सेक्टर में, मैं सिर्फ एक ग्रुप का नाम लूँगा, अंबानी ग्रुप ने पिछले 6 महीने में 42,000 लोगों को अपने उससे निकाल दिया है। दूसरे ग्रुप हैं, जो अडानी ग्रुप है, उसमें सिर्फ 23,000 लोग काम कर रहे हैं। तो भारत के युवा को जब तक आप उसके लिए बेरोजगारी का मुद्दा है, इसको दूर नहीं करेंगे, छोटे छोटे उद्योग होते हैं। मान लीजिए आप एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप एक ब्रिक किलन चला रहे हैं, ईंटें बना रहे हैं, आपके पास 10 लोग काम करेंगे, उनको आप रोजी देंगे, तनख्वाह देंगे। मनरेगा एक हमारे जो युवा हैं गांव के, उनके लिए, महिलाओं के लिए एक योजना है, आप उसका जो फंड है उसको कम कर रहे हैं। 60 से 70% युवा हमारा गांव में है, आपको उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। आपने शिक्षा का बुरा हाल कर दिया, क्यों? उसके भी कारण हैं। अगर आप शिक्षा देंगे, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी तो आपके प्रश्न पूछने की शक्ति बढ़ेगी। जब आपकी प्रश्न पूछने की शक्ति बढ़ेगी, मैं सरकार में बैठा हूं, मैं नहीं चाहूंगा कि अमित मुझसे प्रश्न पूछे, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, आपको मैं शिक्षित ही नहीं करूं, अंडर कॉन्फिडेंट कर देंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये बहुत दुख की बात है। चाहे पीएसयूज आप बंद कर रहे हैं, पीएसयूज प्राइवेट हाथ में दे दिए, वहाँ पे कितनी नौकरियाँ होती थी युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए, सब बंद हो रहा है। तो सर ये तो युवाओं की बात हो गई, लेकिन एक और विषय ऐसा है जैसे अनदेखा हम नहीं कर सकते इस स्वतंत्रता दिवस पर, वो है महिलाएं, जो कि आधी आबादी इस देश की कही जाती है। अब सर सरकार ने कहा कि 33% आरक्षण इन्हें दिया जाएगा, सुरक्षा के लिए बहुत इंतजाम हैं, लेकिन क्या आप मानते हैं कि आज जो महिलाओं की स्थिति होनी चाहिए आज़ादी के बाद वो है, या फिर कुछ और कदम उठाए जाने की आवश्यकता यहाँ पर है? ट्रेडिशनली भारत एक पुरुष प्रधान देश रहा है। यहाँ पे हमेशा से पुरुषों ने महिलाओं को एक कदम पीछे रखा है, लेकिन पुरुष ये नहीं समझ पाते कि जब आगे चलने वाला पुरुष का कदम लड़खड़ाता है
तो पीछे चलने वाली महिला उसको संभालती है, एक संबल प्रदान करती है। अगर 50% हमारी महिलाएं हैं इस देश की जनसंख्या का, तो उनको भी आपके साथ साथ क्यों नहीं आना चाहिए। जो 33% रिजर्वेशन अभी पिछली सरकार ने, इस सरकार ने पिछले पार्लियामेंट सेशन में बोला कि 33% बड़ा उसका ब्रॉडकास्ट हुआ, खूब उसका हूल हब्बड़ हुआ, हमने 33% दे दिया 33%। लेकिन कब आएगा रिजर्वेशन? 2039, 2037। अगर आप इतनी महिलाओं की चिंता करते हैं तो आप हर चुनाव में, चाहे वो पार्षद का हो चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हो, आप 33% महिलाओं को दीजिए। आपको किसने मना किया? आप क्यों नहीं दे रहे हैं? दूसरा, महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा। आपने कठुआ सुना होगा, उन्नाव सुना होगा, हाथरस सुना होगा, उधमपुर सुना होगा, दुनिया भर के, निर्भया सुना होगा, कलकत्ता में एक डॉक्टर को, इंटर्न को मार दिया। ये वो घटनाएं हैं जो आपके सामने मीडिया में आई हैं। हर दिन ऐसी हजारों बलात्कार महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ हो रहे हैं। कौन जिम्मेदार है? तो क्या हम महिलाओं के लिए कोई ऐसी योजना लाएं कि मान लीजिए मैंने बलात्कार किया है तो मेरा पनिशमेंट जल्दी से जल्दी ऐसा पनिशमेंट होना चाहिए जिससे दूसरे बलात्कारियों के ऐसा सिहरन पैदा हो कि वो ये गुनाह ना कर सके। आप कोर्ट में जाएंगे, बदनामी महिला की होगी, उस बच्ची की होगी, तारीख पे तारीख चलती जाएगी। और बहुत सारे केसेस तो इसी वजह से रजिस्टर्ड भी नहीं हो पाते क्योंकि परिवार को बदनामी का डर होता है। करेक्ट। आप वो गुजरात की महिला, क्या नाम है, जो बेकरी नसीम बानो जी, जिसके 11 बलात्कारियों को कोर्ट से बेल में छोड़ दिया, उसका स्वागत सत्कार हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो उनको वापस भेजा। ये क्या है? क्या आप महिला की सुरक्षा कर रहे हो या बलात्कारी की सुरक्षा कर रहे हो? और तो और आप हमारी देश की महिलाओं को, विनेश फोगाट जिसका अभी मसला पेरिस ओलंपिक में चल रहा है, उसके साथ क्या हुआ था, साक्षी मलिक के साथ क्या हुआ था, आप किस महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं? अगर आपको सत्ता में रहना है और सुरक्षा करना है तो आप सुरक्षा करिए, आप ऑटोमेटिकली सत्ता में रहेंगे। आप युवाओं को रोजगार देंगे, आप ऑटोमेटिकली सत्ता में रहेंगे, लोग चुनेंगे, सही तो लोग चुनेंगे आपको। सर, ये तो महिलाओं पे बात होगी, अब हम किसानों पे बात करते हैं जो कि अन्नदाता होते हैं और भारत एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। क्या मानते हैं सर कि जो एमएसपी का मसला है, जीएसटी लगाना एग्रीकल्चर पर, क्रॉप इंश्योरेंस है, इन मुद्दों पर सरकार का कदम सराहनीय कहा जा सकता है? 3 कानून आए थे 2 साल पहले, वापस लेना पड़ा। वापस कब लिया उन्होंने? वापस उन्होंने तब लिया जब हमारे पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के और देश के अन्य राज्यों के किसान उस धरने में बैठे। जब उस धरने में बैठे, वो 1.5 साल तक बैठे रहे। 700 से ज़्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी। उसके बाद वो जो 3 बिल हैं वापस लिए गए। अगर एमएसपी, जैसे मैं नौकरी कर रहा हूँ, मुझे डीए मिलता है, आपका जो जिस शहर में रहते हैं उसका अलाउंस मिलता है, महंगाई का अलाउंस मिलता है, सब कुछ मिलता है। आप बताइए एक किसान को कौन सा अलाउंस सरकार देती है? क्या उसको हाउस बिल्डिंग एडवांस मिलता है? क्या उसको डीएनएस अलाउंस मिलता है? क्या उसको महंगाई भत्ता मिलता है? नहीं मिलता। इसकी जितनी फसल बिकती है उसी से अपना घर चलाता है और देश का पेट भरता है। आप उसकी एमएसपी नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? आप एक किसान से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जो वो अपनी कृषि उत्पादन के लिए, जो चाहे वो पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर रहा है, चाहे खाद इस्तेमाल कर रहा है, चाहे ट्रैक्टर या जो भी कृषि यंत्र है, आपने उसको 18% जीएसटी लगा दी है। आप जीएसटी हटाइए, आप उसको इंसेंटिव दीजिए, आप उसको खुले तौर पे अपना जो सामान है उसको बेचने दीजिए। आप छोटे छोटे कोऑपरेटिव्स बनाइए, अमूल का जैसे बनाया है आप बनाइए। और उस किसान का हक होना चाहिए कि मैं एमएसपी में देश में या विदेश में जहां चाहूं अपनी फसल बेच सकता हूं। क्यों नहीं बेच, उसको ये हक मिलना चाहिए। क्या आप पूरे देश के जो किसान हैं, कृषि प्रधान देश जैसा आपने कहा है, हमारे जो किसान हैं, अगर वो अपनी फसल उगाना बंद कर दें, देश का बट्ठा बैठ जाएगा। ठीक है।
रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। लेकिन वो बेचारा क्या करे, उसको अपना घर चलाना है, अपने बच्चों की परवरिश करनी है, बेटियों की शादी करनी है। जब तक आप किसान का, युवा का, महिलाओं का आप देखभाल नहीं करेंगे, देश तरक्की नहीं कर सकता। आप कहते हैं विश्व गुरु, किस विश्व गुरु की बात कर रहे हैं? जिस विश्व गुरु, जिस देश में 80 करोड़ लोगों को आपको मुफ्त का अनाज देना पड़े, जिस देश में आपका पुलवामा जैसी घटना होकर 40 शहादतें दे दी, जिस देश में ऐसे बलात्कार हो रहे हैं, जिस देश में महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर सवालिया निशान है, जिस देश में अमीर और गरीब के बीच का जो आर्थिक फासला इतना ज़्यादा है, आप कैसे विश्व गुरु बनेंगे? अगर आप 140 करोड़ लोगों के जेब में इतना पैसा डालें कि वो बाज़ार से सामान खरीद सके, और उसमें आप बेशक कम टैक्स लीजिए, वो आपका ज़्यादा रेवेन्यू उत्पन्न करेगा। आप कॉर्पोरेट टैक्स बंद कर रहे हैं और किसान पे 18% जीएसटी लगा रहे हैं। ये कौन सी इकोनॉमी है? ये मैं इस विषय में कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। सर, गवर्नमेंट सर्विसेज पे हम बात करें, पेंशन और खासकर पीएसयूएस, गवर्नमेंट कंट्रोल स्पोर्ट्स और जो एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, कितना बड़ा विषय आज ये देश में हो चुका है, लेकिन इस पे कदम जो उठाए जाने चाहिए वो क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? जहाँ तक पेंशन की बात है, 2003 या 4 में अटल सरकार ने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे चिकित्सा में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, उनकी पेंशन बंद कर दी। वो गवर्नमेंट सर्विस में इसीलिए आना चाहता था और आते हैं कि मेरे रिटायरमेंट के बाद मुझे इतनी पेंशन मिले ताकि मेरे परिवार का और उनका देखभाल मैं आर्थिक रूप से कर सकूं। आपने वो बंद कर दिया। क्यों बंद कर दी? क्या आपके सरकार के पास इतना पैसा नहीं है? जब आप किसी चीज़ को प्लान करते हैं कि मान लीजिए आपको 100 लोगों को भर्ती करना है, उन 100 लोगों को आज भर्ती करने में कितना खर्चा होगा, 1 साल के बाद जो महंगाई बढ़ेगी तो उनको कितनी तनख्वाह देनी पड़ेगी, जब वो रिटायरमेंट होगा तो उसको कितनी पेंशन देनी पड़ेगी। अगर उसका 100 लोग पूरा खर्चा मिला के अगर आप देखें 1000 रुपये का खर्चा आ रहा है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उस 1000 रुपये का हम बंदोबस्त कैसे करें, कहाँ से करें। आप कॉर्पोरेट टैक्स को आप कम कर रहे हैं, आप कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाइए। अभी 12, 13, 14 लाख करोड़ रुपया जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो देश के बैंक से पैसा लेके विदेश फरार हो गए हैं। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, हर साल भारत से तकरीबन 13,000 लखपति, करोड़पति देश छोड़ के जा रहे हैं। देश में कौन रहेगा? गरीब किसान, गरीब मजदूर, गरीब सैनिक। आप उनको रोकिए, आप उनसे पैसा वसूल करिए, मैं इंटरेस्ट के साथ। अगर आप इंटरेस्ट नहीं देंगे, आप बैंक से 1000 रुपये लेंगे, आप उसको 12, 14, 18% इंटरेस्ट लेते हैं। मैं कॉर्पोरेट हूँ, मेरी करोड़ों का बिजनेस है, मेरे से आप 4% इंटरेस्ट ले रहे हैं। आप मुझसे 28% लीजिए, आपसे 4% लीजिए। बिल्कुल, जो सक्षम है वो दे भी सकते हैं। तो ये है आपका जो आपने बताया कि पेंशन का। अग्निवीर की बात हमने कर ली। अभी सिर्फ पूर्व सैनिकों को पेंशन मिलती है। उसका कारण है कि अगर आप पूर्व सैनिकों की पेंशन बढ़ कर देंगे तो कोई भी व्यक्ति सेना में नहीं आएगा। और सेना में नहीं आएगा क्योंकि सेना किसी भी देश का ब्रह्मास्त्र होता है। जब हर यंत्र तंत्र आपका फेल हो जाता है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाता है, तब आप सेना को बुलाते हैं और सेना हर विषम स्थिति को सम बना देती है। हमने पाकिस्तान के संदर्भ में भी यही देखा और अभी बांग्लादेश में भी वही हुआ सर। आप इसके पहले पाकिस्तान में हुआ, श्रीलंका में हुआ, उसके पहले म्यांमार में हुआ, अभी बांग्लादेश में हो गया। और अगर भारत के चारों तरफ इस तरीके के देश हैं जिससे हमें खतरा है और किन कारणों से वो खतरा पैदा हो रहा है, अगर हमको उसकी भनक पहले से नहीं पड़ी तो फिर सवाल सरकार के ऊपर उठता है, सरकार की सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर उठता है, सरकार की गुप्तचर एजेंसियों के ऊपर पड़ता है। क्या आपको नहीं पता था कि म्यांमार में क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है? बिल्कुल, आप घिर चुके हैं।
एक चाइना का है कि पर्ल ऑफ पल्स है, मिडल ईस्ट से लेकर साउथ ईस्ट तक इंडिया को मोतियों के माला में पूरा घेर के रखा जाए। देश की सुरक्षा, और उस समय आप अग्निवीर ला रहे हैं। ये मैं कह रहा हूं कि कितनी विकट स्थिति है अभी। बिल्कुल सर, इतने बड़े विषय हैं, लेकिन इसके बाद भी क्यों ऐसा होता है कि जब भी चुनाव आते हैं तो राम मंदिर की बात होती है, धर्म की बात होती है। क्या ये सब सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए आज भी देश में किया जाता है? मैं हिंदू हूं, कट्टर हिंदू हूं, और हिंदू होने पे मुझे गर्व है, लेकिन मैं दूसरे धर्मों का भी उतना ही आदर करता हूं जितना अपने धर्म का आदर करता हूं। जब कोई बच्चा पैदा होता है, क्या वो हिंदू या मुसलमान, उसको पता होता है कि मैं कौन सी जाति का हूं? उसके दिमाग में जहर फैलाता है उसके माता पिता, उसके भाई बहन, उसके दोस्त, उसके बंधु। और आज आपका सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है, दुनिया में कहीं कोई चीज़ हो, आप मोबाइल खोलोगे आपको हर चीज़ नज़र आ जाएगी। और इस कारण से इसमें जो फेक न्यूज़ फैलाई जा रही हैं, अभी आपने देखा होगा बांग्लादेश में कुछ बेंगलोर के वीडियो थे, उन्हें वायरल कर दिया, उन्हें वायरल करा कि बांग्लादेश में हिंदियों के साथ ये हो रहा है। जबकि दूसरा पहलू ये है कि बांग्लादेश के मुसलमान हिंदू मंदिरों की, हिंदू जहां रहते हैं उन कॉलोनियों की रक्षा कर रहे हैं। ये आप क्यों नहीं कहते? भारत देश में आपका स्वतंत्रता और आपके संविधान में क्या लिखा है? हम भारत के लोग। क्या उसमें लिखा है कि हम भारत के हिंदू लोग? हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। और देखिए, एक जो देश होता है उसमें हर जाति के, हर धर्म के लोग होते हैं। अगर ये 5 उंगलियां हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एससी, एसटी, ओबीसी, जो आप नाम देना चाहें, कोई भी आके इनको तोड़ देगा। लेकिन जब ये 5 मुट्ठी बनती है ना, ये मुट्ठी आपकी अंग्रेजी में बोलते हैं फिस्ट, FIST, जिसका मतलब है फोर्सफुल, इंटीग्रेटेड, स्पिरिटेड टीम। देश की ताकत देश की जनता की एकता होती है। आप देश का विभाजन कर रहे हैं राम मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे। आप जय श्री राम बोल के किसी मुसलमान को मार देते हैं, अल्लाह अकबर करके एक मुसलमान एक हिंदू को मार देता है। सरकार की क्या जिम्मेदारी कि इनको एक बना के रखें। और जितना बलिदान हिंदुओं ने दिया है उसी अनुपात में बलिदान मुसलमानों ने भी इस देश के लिए दिया है जी। ईसाइयों ने भी दिया है, सिखों ने भी दिया है, SC, ST, OBC सब समाज के लोगों ने दिया है। ये देश के लोगों का है। और यहां पे एक चीज और कहना चाहूंगा मैं, जब कोई सैनिक सीमा पे लड़ता है ना, वो इसीलिए नहीं लड़ता क्योंकि उसको दुश्मन से नफरत है, वो इसीलिए लड़ता है क्योंकि उसको अपने 140 करोड़ देशवासियों से मोहब्बत है। चाहे वो देशवादी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अमीर हो, गरीब हो, SC हो, ST हो, OBC है, माइनॉरिटी का हो, कहीं का हो, उसके लिए वो देशवासी है। अब वो देश की एकता, देश के लोगों की एकता के लिए अपने आप की शहादत दे देता है। और जब मैं 38 साल नौकरी करने के बाद जब मैं सिविल में आया, मैं देखता हूं कि जिन लोगों के लिए हम लड़ते हैं, शहीद होते हैं, वही आपस में लड़ रहे हैं। तो अंदर से एक बड़ी एक बेचैनी आती है, एक आक्रोश उत्पन्न होता है। तो ये जाति धर्म से चुनाव है। जय श्री राम, अरे राम को मैं भी मानता हूं, आप भी मानते हैं, ये भी मानते हैं, वो भी मानते हैं, वैसे अल्लाह को मानते हैं। फौज में जो होता है ना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च एक ही परिसर में होते हैं, और उसको हम लोग कहते हैं सर्वधर्म स्थल। वहां पे मंदिर में जो पंडित जी होते हैं वो भी सूबेदार होते हैं। जब वो छुट्टी जाते हैं तो एक ज्ञानी जी आके ओम जय जगदीश हरे की आरती करते हैं। जब ज्ञानी जी गुरुद्वारा के वो जो भी सूबेदार होते हैं वो छुट्टी जाते हैं तो मस्जिद का मौलवी जाके वहां पे अरदास पढ़ता है। हम तो कभी धर्म की और जाति की बात नहीं करते, तो देश क्यों करता है? देश की एकता जब तक रहेगी आपकी ताकत रहेगी। और फौज की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उसमें अनेकता में एकता है। हम कभी जाति धर्म की बात नहीं करते, लेकिन अब
जो फौजी हैं वो भी तो इस देश के ही नागरिक हैं ना, वो देख रहे हैं ऐसा हो रहा है, तो क्या ऐसा स्थिति देश में सेना में उत्पन्न नहीं हो सकती? हो सकती है, बिल्कुल संभावना है ना, बिल्कुल संभावना है जी। अग्निवीर है 4 साल के बाद आया, हो सकता है कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो बोले मैं तेरे को 5 लाख रुपए पर मंथ देता हूं, मेरे साथ नौकरी कर। क्या उसको इस तरीके से भड़का के एंटी नेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जा सकता है? तो ये सब चीजें हैं। बिल्कुल सर, हम कार्यक्रम के समापन की ओर हैं। कोई ऐसा संदेश जो आज देशवासियों को आप टीवी 24 के माध्यम से देना चाहें जो इस समय आपको देख रहे हैं? मैं देश के युवाओं से बहुत आशा रखता हूं, चाहे युवा वो बालक हो, बालिका हो, महिला हो, पुरुष हो, आप देश की ताकत हैं। आप ये जो गलत प्रचार प्रसार होता है इसके चक्कर में मत पड़िए, आप उसकी सच्चाई को समझिए, क्योंकि जो सत्य होता है उसके पास तथ्य होते हैं, और जो तथ्य होते हैं वो गलत नहीं हो सकते, वो किसी सोच पर आधारित नहीं होते हैं। इसीलिए आप तथ्यों जो भी आप देखते हैं इस तरीके की देश को तोड़ने की बातें, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाइए, क्योंकि गलत को गलत कहना गलत नहीं होता है, लेकिन गलत को गलत नहीं कहना गलत होता है। आप गलत के खिलाफ आवाज़ उठाइए, और इतनी आवाज़ उठाइए कि जो देश की सरकार है उसकी सांसें फूलें, वो आपके प्रश्नों का उत्तर दे। अगर आप इस तरीके से, सबसे बड़ी देशभक्ति ये है कि देश को आगे ले जाओ। 77 साल की स्वतंत्रता मुफ्त में नहीं मिली है, अब आपकी जिम्मेदारी इसको आपके ले जाए। एक बार फिर आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, परिवार के साथ खुश रहें, और इस स्वतंत्रता को और तिरंगे को हमेशा लहराते रहें। यही मेरी आपसे विनती है, गुजारिश है। जय हिंद। जय हिंद सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना समय दिया और इतने गंभीर विषयों पर आपने बात रखी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। नमस्कार।